अभी विधुड़ी जब ये सब अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे तो रविशंकर प्रसाद वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मंत्री भी रहे हैं, बिहार के नेता हैं, और बगल में हर्षवर्धन वो डॉक्टर हैं, दोनों पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन पीछे बैठे क्या कर रहे थे? मजे ले रहे थे, हंस रहे थे। मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि इनका संस्कार ही यही है, इसी संस्कार में पले बढ़े हैं। और जो इस तरह के हेट स्पीच, गाली गलौज खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ करते हैं, उनका पार्टी में प्रमोशन हो जाता है। और वैसे भी नई संसद सिंगोल के साथ शुरू हुआ। सिंगोल का मतलब है राजतंत्र। तो जब नया परंपरा शुरू कर रहे हैं तो जाहिर है इस तरह की परंपरा तो उसमें होना है। पूरे दुनिया में खबर गई है कि किस तरह एक सांसद जो है, दिल्ली के सांसद है वो भी, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ और लगातार विपक्षी दल के जो नेता हैं उस पर त्वरित कार्रवाई हो जाती है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे संजय सिंह हो, तमाम ऐसे लोग, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो गई। लेकिन जहाँ तक अभी तक मुझे पता है, जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कि रमेश बिधूरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा न सीधा है कि बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल ऑफशूट है, ठीक है, उसका एक राजनीतिक संगठन है। और आरएसएस की आस्था कभी संविधान में नहीं रही है। आरएसएस की आस्था कहाँ रही है? आरएसएस की आस्था रही है मनुस्मृति में। तो जब से ये संविधान सभा बनी, जब से संविधान लागू हुआ, तभी से आरएसएस इसका विरोध करता रहा है। इसलिए आज मैं आप लोगों के माध्यम से, अब जितने दोस्त हमारे बैठे हैं, इनके माध्यम से हमारे देश के, भारत के रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक के लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, संविधान सभा बनी थी, उसमें अम्बेडकर के कई महत्वपूर्ण भाषण हैं। उसमें से 2 भाषण का कुछ अंश मैं ढूंढ कर लाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सबको वो पढ़ाया जाए। एक ड्राफ्ट मसौदा का 21 फरवरी 1948 को बाबा साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक चिट्ठी लिखा था और उसके साथ संविधान के जो प्रावधान थे उसकी इसमें चर्चा है। और ये वॉल्यूम 40 में लिखा हुआ है। उसमें आखिरी पैराग्राफ जो है, 30 पेज का है ये पूरा मसौदा। वो कह रहे हैं कि कोई भी संविधान परिपूर्ण नहीं होता और मसौदा संविधान मतलब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अधिक अच्छा करने के उद्देश्य से मसौदा समिति खुद कुछ सुधारों का सुझाव करने वाली है। लेकिन प्रांतीय विधानसभा में हुई चर्चा से मुझे यह कहने का साहस दिया है कि मसौदा समिति द्वारा किया गया संविधान शुरुआत के तौर पर इस देश के लिए निश्चित रूप से अच्छा है। मेरी राय में वह व्यवहारिक है, लचीला है और देश को शांति और युद्ध जनित स्थितियों में एक सूत्र में बांधे रखने के लिए समर्थ। मैं कह सकता हूं कि सचमुच नए संविधान के अंतर्गत अगर कुछ गलतियां रह गई हैं तो उसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान गलत है, बल्कि हमें कहना पड़ेगा कि इंसान ही धूर्त था। ये मेरे शब्द नहीं, बाबा साहब के शब्द हैं कि अगर संसद में इस तरह की इतने संविधान होने के बावजूद, संसदीय मर्यादा होने के बावजूद अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब नहीं है कि संविधान गड़बड़ है, बल्कि इंसानी धूर्त था। तो लोकसभा के अध्यक्ष को ये बताना चाहिए था ना कि जो विरोधी पार्टियों पर इतनी कार्रवाई हो रही है, तो फिर महिला पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई और रमेश बिधूरी पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। अब दलित साथियों से भी कुछ कहना चाहता हूँ कि हम पढ़ लिख लें थोड़ा सा, बड़े नेता लोग, जो संगठन वाले लोग, कि बाबा साहब जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ लड़े, है ना, लड़ते रहे, लेकिन कांग्रेस के साथ समझौते भी हुए। जब 25 नवंबर 1949 को जब संविधान उन्होंने सौंपा, तो जो एक लाइन, कुछ पंक्तियां मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं, उससे समझ जाएंगे रमेश बिधूरी हो या ब्रजभूषण शरण सिंह हो, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आप बात ये समझ जाएंगे। बाबा साहब ने उस भाषण में कहा, जबकि कट्टर शत्रु थे और संविधान सभा में भी कांग्रेस के रिकमेंडेशन पे ही गए थे, कि समिति में कांग्रेस के अस्तित्व के कारण कामकाज व्यवस्थित और अनुशासनबद्ध ढंग से हो पाया। अफरा तफरी पैदा होने का कोई मौका ही उत्पन्न नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के कारण ही संविधान समिति को संविधान के हर अनुच्छेद और हर संशोधन के भविष्य के प्रति यकीन हुआ और संविधान प्रस्तुत करना आसान हुआ। इसी कारण मसौदा संविधान सभा में आसानी से पारित होने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को भी देना होगा।
अब अभी देखिए एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अभी विधुड़ी जब ये सब अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे तो रविशंकर प्रसाद, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मंत्री भी रहे हैं, बिहार के नेता हैं, और बगल में हर्षवर्धन, वो डॉक्टर हैं, दोनों पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन पीछे बैठे क्या कर रहे थे, मजे ले रहे थे, हंस रहे थे। वैसे लोगों के बारे में भी बाबा साहब ने उस भाषण में कहा है कि पार्टी से बंधे हुए इसलिए ना, तो कोई भी ऑब्जेक्शन करता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कीजिए, तो बाबा साहब का इसमें लाइन है कि सभी सदस्य अगर पार्टी के अनुशासन से बंधे रहते तो संविधान सभा का कामकाज बड़ा नीरस हो जाता। पार्टी की अनुशासन संबंधी कठोर नीति के कारण सभी केवल हामी भरने वाले समूह में परिवर्तित होकर रह जाते, जैसे अभी हुआ हुआ करते हैं ना, एक ही पार्टी लाइन पे ही बोलना है। संयोग से समिति में कुछ विद्रोही लोग भी थे, उनमें मुख्यतः आयुष्मान कामत, डॉक्टर PS देशमुख, आयुष्मान सिद्धवा, प्रोफेसर सक्सेना और ठाकुर दास भार्गव का भी समावेश था। ये लोग अपने पार्टी लाइन से हटकर भी बात वहां पर रख रहे थे। उसके साथ ही प्रोफेसर KT शाह और हृदयनाथ कुंजरू का जिक्र करना ही पड़ेगा। उनके द्वारा उपस्थित किए गए मुद्दे सैद्धांतिक थे, मैं उनकी सूचनाओं को स्वीकार नहीं कर पाया। इसका मतलब उनकी सूचनाओं का मूल्य कम था, ऐसा नहीं था। समिति के कामकाज में जिंदा दिली बनाए रखने के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान का महत्व कम नहीं होता। एक तरफ महिला बिल पास हो रहा है और दूसरी तरफ उसके बाद देखिए, उसके बाद ही घटना है ना ये, उसके बाद जब पास हो गया उसके बाद देख लीजिए किस तरह से सांप्रदायिक जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 2 3 बात आज मैं कहना ही चाहूँगा। इसी प्रकार संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, उसे लागू करने की जिम्मेदारी जिन पर है वे अगर ईमानदार हों तो अच्छा साबित होगा। संविधान अगर खराब भी है, अच्छे लोग होंगे तो साबित हो जाएगा। संविधान केवल राज्य के कुछ हिस्सों जैसे कानून मंडल, कार्यकारी मंडल और न्यायपालिका को बनाता है। इन विभागों का कार्य सोच लीजिए अब, कैसे कानून काम करेगा, कैसे एग्जीक्यूटिव काम करेगा, इसका काम हमेशा से लोगों द्वारा बनाई गई राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर होने वाला है। भारत के लोग और उनके राजनीतिक दल कब किस तरह पेश आएंगे कोई कैसे बताए। ये आज की बात जो आप देख रहे हैं ना, ED, CBI, इलेक्शन कमीशन, तमाम बाबा साहब इसकी शंका उसी समय व्यक्त किए थे जिसमें संसद में जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर में इतने मतभेद थे, उस समय संसद में बड़े बड़े स्कॉलर सब बैठे हुए थे, सब में सैद्धांतिक मतभेद थे, लेकिन कोई अपशब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी गांधी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग नहीं किया और गांधी ने कभी अंबेडकर के खिलाफ नहीं किया। आगे लिख रहे हैं, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के संवैधानिक मार्ग को अपनाएंगे या क्रांतिकारी मार्ग को अपनाएंगे, कैसे बताया जा सकता है। अगर वे क्रांतिकारी मार्ग को, जैसे आजकल बहुत नेता लोग लंपटाई करते हैं, क्रांतिकारी उस सेंस में नहीं दूसरे सेंस में कर रहे हैं, तो संविधान कितना अच्छा क्यों न हो असफल रहेंगे, यह बताने के लिए किसी कानूनविद की जरूरत नहीं है। इसलिए भारतीय लोग और उनके राजनीतिक दल कैसे पेश आएंगे यह जाने बगैर संविधान के बारे में कोई भी निर्णय लेना निरर्थक होगा। ये नहीं लग रहा है कि आज जो हो रहा है उसके बारे में कि लोग आज 2023 में अगर संसद में लंपटाई होगा तो इसके बारे में उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे बताया जाए। ये बाबा साहब के विचार थे। 1 2 बात और आपको मैं बताता हूं जो बहुत ही दिलचस्प है कि पढ़ना लिखना जरूरी है, इससे कम से कम लोगों में कह रहे हैं कि मैंने, लंबा भाषण है, कुछ अंश आपको बता रहा हूं कि यहां मैंने अपना भाषण पूरा किया होता, लेकिन मेरा मन देश के भविष्य को लेकर चिंतित है कि इस बारे में मेरी राय व्यक्त करने के लिए इस अवसर पर इस्तेमाल किया जाए, ऐसा मुझे लगता है। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत एक आज़ाद देश बनेगा, फिर उस आज़ादी का क्या होगा। भारत अपनी आज़ादी को बरकरार रखेगा या फिर गंवा देगा, यह विचार मेरे मन में पहले आता है। भारत पहले कभी आज़ाद नहीं था ऐसी बात नहीं थी, लेकिन हजारों साल गुलाम भी रहा। तो उसको जिक्र करते हुए कहते हैं कि क्या यह इतिहास दोहराया जाएगा, यानी फिर गुलाम बनेंगे। इसी ख्याल से मैं चिंताग्रस्त हुआ हूं। जातियों और संप्रदायों के रूप में अपने पुराने दुश्मनों के साथ भिन्न और परस्पर विरोधी विचार प्रणाली वाले राजनीतिक दलों की भरमार होने वाली है।
इस वास्तविकता के बारे में सोचकर मैं अधिक चिंताग्रस्त हूं। मैं नहीं जानता कि भारत के लोग अपने सिद्धांत से देश को श्रेष्ठ स्तर पर देखेंगे या अपनी सिद्धांत को देश से बढ़कर मानेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, अगर राजनीतिक दल अपनी तत्व प्रणाली को देश से बढ़कर मानेंगे तो दोबारा आजादी गंवाने का संकट हो जाएगा, आएगा ही आएगा। और इस बार आजादी गंवा बैठे तो हमेशा के लिए हाथ से जाएगी। इस संभावना के खिलाफ लड़ने के लिए हमें कटिबद्ध होना है। अपने खून की आखिरी बूंद तक जब तक है तब तक अपनी आजादी की रक्षा का निर्धारण हमें करना ही होगा। ये समझ रहे हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल होंगे, अपने पार्टी को ज्यादा महत्वपूर्ण मानेगा कि संविधान को मानेगा कि देश को मानेगा। ये सोचकर मैं चिंताग्रस्त हूं। ये बाबा साहब कह रहे थे। आज लग रहा है कि ये संविधान को मान रहे हैं या पार्लियामेंट को मान रहे हैं या पार्टी को मान रहे हैं, जिनके ऊपर सीरियस चार्जेज हैं, जो गाली गलौज कर रहा है उसको भी बचाने के लिए ये खड़े हैं। और अंतिम में चलते चलते कहते हैं कि भारत में रिपब्लिक था पहले बुद्धिस्ट पीरियड में, लेकिन भारत ने वो पद्धति गंवाई। तो अब क्या दूसरी बार भी वो उसे गंवाने वाला है, आजादी गंवाने वाला है? मैं नहीं जानता। लेकिन लंबे समय से जनतंत्र प्रयोग में न होने के कारण उसका बिल्कुल नया लगना भारत जैसे देश में संभव है। यहां जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का जोखिम है। वोट लेकर आएंगे लेकिन यहां पे डिक्टेटरशिप लागू करेंगे। नए सिरे से देश में आया जनतंत्र अपना बाह्य रूप बरकरार रखेगा, लेकिन असल में वो तानाशाही को ही जन्म देगा। प्रचंड बहुमत हो तो दूसरी संभावना के खतरा होने की का जबरदस्त खतरा है, दूसरी संभावना के पैदा होने की जबरदस्त खतरा है। तो ये बात है कि वो अभी जैसे प्रचंड बहुमत है, बीजेपी को जो मर्जी है कर रही है, वो इसलिए मैंने वो पढ़ के आपको सुनाया। जो मर्जी है कर रहा है, किसी को जेल भेज रहा है, किसी को सस्पेंड कर रहा है, और अपने तरफ जितने भ्रष्ट लोग हैं वो आ जाएं बीजेपी में तो साबुन से धुल जाता है, और अपोजिशन में कुछ भी हो उस पर रेड मार दो। तो ये भाषण निकालना बहुत जरूरी था कि देश के लोग और जनता जाने कि बाबा साहब ये आशंका उस समय व्यक्त किए थे कि अगर प्रचंड बहुमत भी आया तो ऐसे तानाशाही को ही जन्म देगा। तो आज तानाशाही बगैर आपातकाल के घोषणा किए हुए ये तानाशाही के युग से हम गुजर रहे हैं।